ओके, सो क्विक रिकैप, हाँ कि नहीं? हम लोग क्या करते हैं, क्विक रिकैप करते हैं, ठीक? तो चलिए हम लोग एक क्विक रिकैप कर लेते हैं, ताकि आप लोगों का अगर कुछ भूला हुआ है, कुछ कॉन्सेप्ट आप लोग मिस करके, ठीक, तो वो आपको याद आ जाएगा, ठीक? तो लास्ट क्लास में सबसे पहली चीज जो आपको पढ़ाई गई होगी, ठीक, आई थिंक वो होगा कि भाई चार्ज क्या होता है, ठीक? व्हाट इज चार्ज? ओके, तो ये एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज चार्ज, ठीक? चार्ज क्या होता है? एक आपका बेसिक प्रॉपर्टी होता है मटेरियल का, हाँ कि नहीं? कि किसी भी मटेरियल को अगर तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में फील्ड में रख देते हो, लेट्स से अगर हम किसी भी मटेरियल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में अगर रख दिए, ठीक, तो उस पे क्या लगता है? फोर्स लगता है। अब ये जो फोर्स जो लगता है उस पे इन योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक, ये किसकी वजह से लगता है? तो ये तुम्हारे चार्ज की वजह से लगता है, ठीक? तो चार्ज इज बेसिकली, it is basically a physical property, it is basically a physical property of elements due to which they experience force when placed in electromagnetic field. ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होता है तो आप लोग आगे चल करके पढ़ोगे, वैसे बस हल्का सा जान लो कि थोड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों ही फील्ड प्रेजेंट होता है, तो हम लोग क्या बोल देते हैं उसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोल देते हैं, ठीक? तो चार्ज क्या होता है? तो चार्ज इज नथिंग बट बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स, या फिर आप मटेरियल्स भी बोल सकते हो, ठीक, जिसकी वजह से जो रिस्पॉन्सिबल होता है आपका फोर्स लगने पे मटेरियल पे, ठीक, व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब चार्जेस जो होते हैं वो चार्जेस के दो नेचर होते हैं, ठीक? आपने पढ़ा होगा चार्जेस के दो नेचर पढ़े, एक आपका फर्स्ट नेचर जो होता है, ठीक, दैट इज पॉजिटिव, एंड सेकेंड इज योर नेगेटिव। ओके, चार्जेस के दो नेचर होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव चार्ज भी होता है और आपका नेगेटिव चार्ज भी होता है, ठीक? तो पॉजिटिव और नेगेटिव से क्या मतलब है? तो बेसिकली यहाँ पर ये बोला जाता है कि जो चार्जेस जो होते हैं ना, वो एक दूसरे पे क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं। चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, ठीक? तो वहां से देखा गया, ये ऑब्जर्व किया गया कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस आपका या तो दोनों चार्ज पॉजिटिव होगा या फिर दोनों चार्ज आपका निगेटिव होगा, ठीक? तो लाइक चार्जेस ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लाइक चार्जेस क्या होते हैं आपको? रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ओके। वेयर एज आपका अनलाइक चार्जेस बोले तो आपका एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, मतलब एक आपका पॉजिटिव होगा, दूसरा क्या होगा? आपको नेगेटिव। तो अनलाइक चार्जेस जो होंगे ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, दे जनरली अट्रैक्ट ईच अदर, ओके। तो सबसे पहले तो आपने यही पढ़ा होगा चार्जेस, ठीक, कि चार्ज क्या होता है। फिर आपने पढ़ा कि चार्ज के दो नेचर होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है, ठीक। फिर आपने पढ़ा होगा कि जो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं, मतलब लाइक चार्जेस, वो बेसिकली एक दूसरे को क्या करते हैं? वो रिपेल करते हैं, ठीक। और अनलाइक चार्ज मतलब एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, ये तो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले तो आपने यही पढ़ा होगा, और इस ये पढ़ने के बाद फिर आपको बताया गया होगा कि चार्ज किसी भी बॉडी को कैसे चार्ज करते हैं, मतलब आपने फिर मेथड्स ऑफ चार्जिंग भी पढ़ी होगी, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, ओके। और मेथड्स ऑफ चार्जिंग में आपने पढ़ा होगा कि तीन मेथड्स होते हैं। पहला मेथड जो है वो सिंपल आपका चार्जिंग बाय रबिंग, दूसरा मेथड चार्जिंग बाय कंडक्शन, और तीसरा मेथड आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक। तो सबसे पहला मेथड जो होता है वो क्या होता है? चार्जिंग बाय रबिंग। चार्जिंग बाय रबिंग जो होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेट मी फर्स्ट नोट इट डाउन। चार्जिंग बाय रबिंग, ओके। तो चार्जिंग बाय रबिंग क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट्स लिया, ठीक, एक दूसरे के अगेंस्ट में उसको रब कर दिया, ठीक। तो एक में पॉजिटिव चार्ज चला जाता है, एक में नेगेटिव चार्ज। बेसिकली आप जब रब करोगे तो क्या होगा? इसका कुछ इलेक्ट्रॉन इस पे चला जाएगा, इसका कुछ इलेक्ट्रॉन उस पे चला जाएगा, हाँ कि नहीं? कुछ ऐसा वो हो जाता है, ठीक। तो एक पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, दूसरा क्या हो जाता है? दूसरा आपका नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, हाँ कि नहीं? दिस इज चार्जिंग बाय रबिंग। चार्जिंग बाय कंडक्शन, दो बॉडीज को लिया और एक दूसरे को कांटेक्ट में लेकर के आ गया, ठीक। तो अगेन यहाँ से क्या होगा? अगर एक सपोज अनचार्ज है, दूसरा चार्ज है, तो यहाँ पर क्या होगा? दोनों ही चार्ज हो जाएगा, हाँ कि नहीं? तो दिस इज कॉल्ड एज चार्जिंग बाय कंडक्शन।
और तीसरा आपने पढ़ा होगा चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो ये 3 मेथड होते हैं, चार्जिंग बाय रबिंग, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड लास्ट योर चार्जिंग बाय इंडक्शन। ओके, इंडक्शन में क्या होता है कि हम लोग कोई पॉजिटिव चार्ज या कोई नेगेटिव चार्ज रॉड जो होता है, ठीक, एक अनचार्ज बॉडी के पास लेकर के आते हैं, ठीक, मतलब उससे टच नहीं कराएंगे, दूर ही रखेंगे, ठीक। उससे क्या होगा कि अगर सपोज आप नेगेटिव रॉड लेकर के जाते हो तो नेगेटिव रॉड वो जो अनचार्ज बॉडी है उसके सारे पॉजिटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्जेस को रिपेल करेगा, हाँ, तो बॉडी हाफ पॉजिटिव चार्ज हाफ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक। तो और भी कई सारी चीजें होती है, तो ये सारी चीजें आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा, ठीक। इस क्लास में हम लोग जो सबसे पहली चीज जो हम लोग करेंगे, ठीक, ये आपका रिकैप था। दिस वाज ऑल अबाउट योर रिकैप जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा, ठीक। इसके अलावा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जो आपने बेसिकली पढ़ा होगा, ठीक, वो पढ़ा होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दोस्तों, इस एक टॉपिक से काफी न्यूमेरिकल्स बनते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, ठीक। तो बोला जाता है कि चार्ज जो होते हैं ना, ठीक, चार्ज का अगर ट्रांसफर जो होता है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल्स में होता है। मतलब आप ट्रांसफर करोगे तो सपोज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में अगर कुछ चार्ज का ट्रांसफर हुआ तो हमेशा वो या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा या 10 इलेक्ट्रॉन, कभी भी 1.5 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकता, कभी भी 2.7 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकता। मतलब समझ रहे हैं ना, यहाँ पर आपका पॉइंट्स जो होते हैं मतलब आपका फ्रैक्शन में वो हो ही नहीं सकता ट्रांसफर। जब भी ट्रांसफर होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफर होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल्स में होगा। दिस इज योर बेसिकली क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज का जो भी ट्रांसफर होगा दैट क्यू दैट मस्ट बी इक्वल टू एनी। ओके, तो हम लोग प्लस माइनस करते हैं, ठीक, कि बॉडी पे शायद ट्रांसफर की वजह से या तो पॉजिटिव चार्ज आएगा या तो नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक। तो हम लोग एक जनरल क्या कर देते हैं, क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एनी, ठीक। जहां पर एन जो होता है, एन इज बेसिकली योर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। कि चार्ज का जब भी ट्रांसफर होगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफर होगा, ठीक, वो हमेशा क्या होगा, एक इंटीग्रल इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, 1 2 3 5 10 इस तरह से होगा, ठीक। कभी भी 1.5 1.7 2.5 इस तरह से कभी नहीं हो सकता। ओके, तो यही है आपका क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से काफी न्यूमेरिकल्स बनते हैं जो हम लोग यहाँ पर अभी देखेंगे, ठीक। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपना सबसे पहली चीज पे, ठीक। तो सबसे पहला चीज जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा वो फंडामेंटल फोर्सेस, ठीक। फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। फंडामेंटल फोर्सेस में आपको 4 तरह के फोर्सेस है जो पढ़ना है। ओके, इनमें भी चारों एग्जैक्ट पूरा डिटेल्स में आपको नहीं पढ़ना है, ठीक। बस आपको पता होना चाहिए कि ये 4 फोर्सेस क्या क्या होते हैं। जैसे पहला जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स, पहला आपका क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स तो ऐसा फोर्स है जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक। क्लास 9th में भी आपने ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा होगा, उसके बाद आप क्लास 11th में भी ग्रेविटेशन पढ़े होंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कुछ नहीं, दो मासेस जो होते हैं, सपोज अगर दो मास में ले लूं, एक मास में ले लिया m1 और दूसरा मास में ले लिया m2, और इन दोनों को मैंने कुछ r सेपरेशन पे रख दिया, ठीक। तो अब ये m1 m2 क्या होगा ना, ये हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ये हमेशा एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये जिस फोर्स से अट्रैक्ट करता है ना, ठीक, जो आप लोग जानते भी हैं क्योंकि क्लास 11th में आप लोग पढ़ भी चुके हैं, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ओके, ये फोर्स, ठीक, ये इतने मैग्नीट्यूड के फोर्स है, Gm1 m2 बाई आर स्क्वायर मैग्नीट्यूड के फोर्स से ये दोनों मासेस क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये होता है आपका क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो आप लोग पढ़ चुके हो। हाँ, कि 9th में भी पढ़े हो, क्लास 11th में भी पढ़े हो, काफी अच्छे से पढ़े हो, ठीक। तो ये पहला फंडामेंटल फोर्स है, ठीक, जो नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, हम लोग बस उसके बारे में पढ़ रहे हैं, यस और नो, ठीक। दूसरा है स्ट्रॉन्ग फोर्स। ओके, दूसरा क्या फंडामेंटल फोर्स है आपका, स्ट्रॉन्ग फोर्स। ओके, तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताता हूँ कि ये स्ट्रॉन्ग फोर्स क्या होता है, ठीक। देखो, स्ट्रॉन्ग फोर्स जो है ये आप लोग अभी तक आई डोंट थिंक सो कि आप पढ़े होंगे, ठीक। मे बी केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे कि स्ट्रॉन्ग फोर्स जो होता है ना, दिस इज नथिंग बट योर बेसिकली न्यूक्लियर फोर्स। ये क्या होता है आपका, न्यूक्लियर फोर्स, ठीक। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, तो आप लोग को शायद पता होगा कि जो एटम्स जो होते हैं, एटम्स का साइज तो बहुत स्मॉल होता है,
ठीक। अब उस छोटे से एटम में आपके कई सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स जो होते हैं, इनके बीच का जो सेपरेशन होता है वो बहुत कम होता है। मतलब आपका 10 टू द पावर माइनस 15 में होता है, फेम्टोमीटर्स। ठीक, 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर इज कॉल्ड एज फेम्टोमीटर। ओके, तो जो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो गया, प्रोटॉन प्रोटॉन हो गया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गया, मतलब न्यूक्लियस की अगर अंदर की बात करेंगे, ठीक, एटम है, एटम में क्या होता है, एटम में देयर आर सो मेनी पार्टिकल्स, ठीक, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ठीक। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वही आपके न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, बाकी सारे पार्टिकल्स आपके कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ठीक, तो न्यूक्लियस के अंदर में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन प्रोटॉन तो एक दूसरे को रिपेल भी कर सकता है, ठीक, बट फिर भी क्या एटम टूट जाता है क्या? क्या कुछ भी मतलब आपका अनस्टेबिलिटी आता है क्या? नहीं। इसका मतलब क्या है कि प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को अगर रिपेल कर भी रहा है तो देयर मस्ट बी सम फोर्स जो अट्रैक्ट कर रहा होगा, तभी तो आपका पूरा एटम बाइंड रहता है। हाँ कि नहीं? आपका न्यूक्लियस पूरा बाइंड रहता है, ठीक? तो बाइंड क्यों रहता है? क्योंकि इस फोर्स की वजह से, न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। ये जो न्यूक्लियर फोर्स होता है ये एक्ट कब करता है? जब आपका जो सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स वो आपका फेम्टोमीटर्स में होता है। मतलब 1 फेम्टोमीटर, 2 फेम्टोमीटर, 3 फेम्टोमीटर, है कि नहीं? जब बहुत सेपरेशन क्या होगा, बहुत कम होगा। ओके, तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ये न्यूक्लियर फोर्स जो होता है ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक, और ये बहुत स्ट्रांग होता है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बहुत 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 ज्यादा ये आपका पावरफुल होता है, ठीक। इसलिए इसका नाम ही रख दिया गया है स्ट्रांग फोर्स, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग होता है, इसकी मैग्नीट्यूड बहुत हाई होती है, ठीक। तो इतने फोर्स से क्या होता है ना, एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को खींच रहा होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक न्यूट्रॉन दूसरे न्यूट्रॉन को खींच रहा होता है, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन को भी खींच रहा होता है, ठीक। तो ये आपका बेसिकली ये नेचर ऑफ चार्ज पे डिपेंड नहीं करता कि पॉजिटिव है तो निगेटिव है, सब कुछ पे डिपेंड नहीं करता, ठीक। ये डिपेंड करता है किस पे, सेपरेशन पे। ओके, कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच का अगर सेपरेशन फेम्टोमीटर्स में आ गया तो अब ये प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा विद दिस न्यूक्लियर फोर्स, ठीक। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एक दूसरे का बीच का सेपरेशन बहुत कम हो गया, कुछ फेम्टोमीटर्स में आ गया, तो ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। उसी तरह सेम कहानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ भी, ठीक। तो ये जो न्यूक्लियर फोर्स होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं, इनकी मैग्नीट्यूड बहुत हाई होती है, ठीक। तो आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से तो बहुत 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 ज्यादा होता है आपका ये न्यूक्लियर फोर्स। ओके, तो ये दूसरा फोर्स था फंडामेंटल फोर्स। तीसरा जो फंडामेंटल फोर्स आपको जो पढ़ना है, ठीक, वो है आपका वीक फोर्स, ठीक। वीक फोर्स ये आपको उतना नहीं जानना है, ठीक। वीक फोर्स बेसिकली क्या होता है आपका, ये ट्रांजिशन के टाइम पे मतलब आपका लगता है, मतलब जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, ठीक। आप सोच रहे होंगे कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है क्या? यस होता है। आपका प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, न्यूट्रॉन भी प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, हाँ, ये कन्वर्सन चलता रहता है, ठीक। तो इट डिपेंड्स अपॉन द अनस्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। ओके, तो वहां पर जब कन्वर्सन होता है ना, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन हो रहा है, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन हो रहा है, तो वहां पर जाकर के आपका क्या होता है, ये वीक फोर्स लगता है। खैर, इसके बारे में आपको उतना नहीं जानना है, ठीक। जो जानना है मोस्टली आपको, वो आपको पहला ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बहुत डीप नॉलेज होना चाहिए, ठीक, क्योंकि ये आपको क्लास 11th में पढ़ना है काफी अच्छे से, ठीक। और लास्ट में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक। मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की क्या ही बात करूं, अभी तो आपको पूरा क्लास 12th ही यही पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में कुछ नहीं, बस आपका कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, ठीक। जब चार्ज आपका रेस्ट पे होता है, ठीक, तो उस पे क्या होता है, उस वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, ठीक। तो आपका चार्ज जब मोशन में आ जाता है, ठीक, तो उस पे मैग्नेटिक फोर्स लगने लग जाता है, ठीक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में बेसिकली आपको इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक। उसके बाद यही 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं जो आपको पढ़ना है। इन 4 फंडामेंटल फोर्सेस के अलावा आपको और कुछ भी नहीं पढ़ना है। उसमें भी आपको मोस्टली ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यही फोर्सेस आप पढ़ रहे होंगे, ठीक। स्ट्रॉन्ग फोर्स जो न्यूक्लियर फोर्स है उसके बारे में बस आपको जानना है कि क्या होता है, ठीक, और बहुत ज्यादा उसमें डीप में आपको नहीं जाना है, ठीक। सो लेट्स कम टू द फर्स्ट प्रॉब्लम, कंपैरिजन बिटवीन चार्ज एंड मास। ओके, कंपैरिजन बिटवीन चार्ज एंड मास। तो देखो, चार्ज एंड मास आप लोग क्या है, दोनों फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, हाँ कि नहीं?
दोनों क्या है आपका फंडामेंटल प्रॉपर्टी। एक के वजह से आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है, दूसरे की वजह से आपको ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, हाँ कि नहीं। तो चलो मैं आपको चार्ज और मास को कंपेयर करता हूँ, ठीक, इस तरीके से। ये हो गया मेरा चार्ज, ये हो गया मेरा मास, ठीक। अब कंपैरिजन देखिए दोनों के बीच का, ठीक। चार्ज क्या है कि आप लोग जस्ट अभी बताया मैं, ठीक, कि चार्ज जो है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। मींस चार्ज कैन बी पॉजिटिव एंड कैन बी नेगेटिव। बट मास जो है आपका, मास कभी नेगेटिव नहीं होता, ठीक। आपने कभी नेगेटिव मास सुना है क्या? नहीं सुना होगा, क्यों? होता ही नहीं तो सुनेंगे कहाँ से, ठीक। तो बस बेसिकली चार्ज क्या होता है, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक। बट मास, इट कैन नेवर बी नेगेटिव, इट कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक। दूसरा, चार्ज और चार्ज के बीच में, चार्ज और चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है, ठीक, वो आपका अट्रैक्टिव भी हो सकता है और वो आपका रिपल्सिव भी हो सकता है, ठीक। कैसे? वो तो डिपेंड करता है किस पे, नेचर ऑफ चार्ज पे, ठीक। कि चार्ज और चार्ज के बीच में अगर दोनों चार्ज आपका पॉजिटिव है या दोनों चार्ज आपका निगेटिव है, तो दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव होगा, ठीक। लेकिन एक पॉजिटिव और दूसरा अगर निगेटिव हो जाए तो फोर्स क्या हो जाएगा आपका, अट्रैक्टिव हो जाएगा, ठीक। तो force between the charges can be attractive and can be repulsive. It all depends upon the nature of charges. Okay. बट मास और मास के बीच में, मतलब दो मास रख दिया m1 m2, उसके बीच में कभी भी आपका रिपल्सिव फोर्स नहीं हो सकता। हमेशा जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा आपका अट्रैक्टिव होता है, ओके। ग्रेविटेशनल फोर्स कैन नेवर बी रिपल्सिव, ओके। तो लिख, यहाँ पर मैं दूसरा पॉइंट नोट कर देता हूँ कि फोर्स बिटवीन द charges can be attractive and also can be repulsive, okay। it all depends upon the nature of the charges, कि दोनों चार्ज अगर मेरे पॉजिटिव हैं तो रिपेल करेंगे, दोनों निगेटिव है तो भी रिपेल करेंगे, और एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव हो गया तो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक। और फोर्स बिटवीन द मासेस जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक। फोर्स बिटवीन द मासेस कौन, क्या फोर्स होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। दैट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, वो हमेशा क्या होता है आपका, ऑलवेज अट्रैक्टिव, ओके। तो ये हो गया आपका दूसरा कंपैरिजन। थर्ड कंपैरिजन, ठीक, ये बहुत ही सिंपल है, आप खुद भी सोच सकते हैं, ठीक। थोड़ा ही देर पहले बताया कि चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज होता है, ठीक। चार्ज क्या होता है आपका, क्वांटाइज होता है, ठीक। चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ओके। बट मास नहीं, ठीक। मास क्वांटाइज नहीं होता है, ठीक। तो कैसे? तो चार्ज में आपको थोड़ा देर बताया कि या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होगा या 3 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, कुछ ऐसा होगा, ठीक। लेकिन मास में तो आपने सुना होगा ना, 1.1 केजी, 1.2 केजी, 1.3 केजी, ठीक। फ्रैक्शन में आता है ना, हाँ कि नहीं। तो मास ये क्वांटाइज नहीं होता है, ये आपका क्वांटाइज नहीं होता है, ओके। वेरस चार्जेस क्या होते हैं आपके, क्वांटाइज्ड होते हैं, ठीक। एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं, आपका आपने पढ़ा होगा 1.1 केजी, 2.3 केजी, हाँ कि नहीं, एग्जिस्ट करते हैं ये, ओके। तो मास क्वांटाइज नहीं होता है, बल्कि आपका चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज होता है, ठीक। फोर्थ, ये जो चौथा मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक, ये शायद आपको पहले से पता होगा, ठीक। बट जिनको नहीं पता उनको थोड़ा सा पता लगेगा, ठीक। कि चार्ज जो होता है वो इनवेरिएंट होता है। चार्ज जो होता है, चार्ज इज इनवेरिएंट, ठीक। इनवेरिएंट मतलब क्या, कि वो चेंज कभी नहीं करता है, ठीक। जैसे अगर 1 कूलम चार्ज है ना, ठीक, वो हमेशा 1 कूलम ही रहेगा, चाहे आप उसको कोई भी वेलोसिटी दे दो, कोई भी एक्सेलरेशन दे दो, ठीक, कुछ भी कर दो, ठीक। वो 1 कूलम चार्ज हमेशा क्या रहेगा,
1 कूलम ही रहेगा, ठीक। चार्ज को हम लोग कंजर्व करते हैं ना, हाँ कि नहीं? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वैलिड होता है, ठीक। तो आपका जो मास जो होता है ना, ठीक, चेंजेस विथ वेलोसिटी, ठीक। मास जो होता है ना, मास चेंजेस, चेंज से बेटर वर्ड होगा आप डिपेंड बोलो, मास डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी, ठीक। चेंज से बेटर वर्ड क्या हो सकता है आपको? डिपेंड, ओके। तो मास डिपेंड अपॉन वेलोसिटी, ओके। तो जो m जो होता है वो होता है आपका m नॉट अंडर रूट ऑफ 1 - v² अपॉन c², ओके। अंडर रूट ऑफ 1 - v² अपॉन c²। लेट मी जस्ट करेक्ट इट। ओके, सो मास डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी, ओके। और m जो होता है वो m नॉट 1 - v² अपॉन c², ठीक। जनरली आप मास को कांस्टेंट क्यों क्यों लेते हैं? क्योंकि जो आपको वेलोसिटी जो होता है ना, ठीक, वो c समझ रहे हैं ना, c क्या होता है? c इज बेसिकली योर स्पीड ऑफ लाइट, ओके। दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ओके। तो क्या होता है जनरली v c के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, तो आप जनरली मास को m नॉट लेकर के चल लेते हो, रेस्ट मास मान लेते हो, ठीक। बट अगर मास की वेलोसिटी बहुत हाई हो जाएगी ना, ठीक, तो फिर वहां पर आपका जो मास होगा वो डिपेंड करेगा किस पे? आपकी वेलोसिटी पे, ओके। सो आई गेस कि कंपैरिजन आपको समझ में आया होगा, ठीक। 4 पॉइंट्स है कंपैरिजन के बिटवीन चार्ज एंड मास, ठीक, आप देख सकते हैं, ओके। सो मैं क्विक रिकैप दे देता हूं आपको इन चारों पॉइंट्स का, ठीक। कि चार्ज क्या है? चार्ज आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक। बट मास आपका कभी भी निगेटिव नहीं होता, पहला, ओके। दूसरा, फोर्स बिटवीन द चार्जेस कैन बी अट्रैक्टिव एंड कैन बी रिपल्सिव। चार्ज के बीच का जो फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और वो रिपल्सिव भी हो सकता है, ठीक। बट मास के बीच का फोर्स दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक, तो वो हमेशा क्या होगा? आपका अट्रैक्टिव होता है, ठीक। तीसरा, चार्ज क्या होता है? हमेशा क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज हमेशा क्या होता है? क्वांटाइज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, पांच इलेक्ट्रॉन, एक इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, दैट इज कॉल्ड एज क्वांटाइजेशन, ओके। तो चार्ज हमेशा क्या होता है? वो क्वांटाइज होता है, बट मास, मास आपका क्वांटाइज नहीं होता है। मास कैन बी 1.1 केजी, 1.3 केजी, हाँ कि नहीं? फ्रैक्शन में हो सकता है, ठीक। चौथा, और जो आपके लिए डाइजेस्ट करना सबसे मुश्किल जो पॉइंट हो रहा है वो ये कि चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज कभी वेरी नहीं करता, ठीक। बट मास, मास डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी, ठीक। और कैसे डिपेंड करता है? इक्वेशन क्या होता है? तो m इज इक्वल टू m नॉट अंडर रूट ऑफ 1 - v² / c², ओके। आप देख सकते हैं वेयर m नॉट इज रेस्ट मास, ठीक। m नॉट आपका क्या है? रेस्ट मास। मैं नोट कर देता हूँ, m नॉट आपका क्या है? रेस्ट मास, ओके। क्लियर है सबको? तो चलिए फिर हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ओके। दूसरा क्वेश्चन, हाउ बिग इज 1 कूलम, ठीक। तो देखो, मैं ना अभी ना आपका ना एक बहुत बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन ना दूर करने वाला हूँ, ठीक। कि एक कूलम जो यूनिट, जैसे हम लोग बोल देते हैं ना कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज, हम लोग बोलते हैं कूलम, ठीक। तो जैसे 1 जूल बोलने से तो हमको समझ में आता है, हम लोग मन में उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं कि 1 जूल कितना होगा, ठीक। 10 न्यूटन कोई फोर्स बोल दे या 1 न्यूटन कोई फोर्स बोल दे तो माइंड में हम लोग उसको भी क्वांटिफाई कर लेते हैं कि 1 न्यूटन फोर्स कितना लग रहा होगा, ठीक। उसी तरीके से जैसे 1 न्यूटन हमारे लिए एक सिंपल सा बहुत छोटा सा फोर्स है, 1 जूल हमारे लिए एक बहुत छोटी सी एनर्जी है, तो क्या 1 कूलम भी हमारे लिए बहुत छोटा सा चार्ज है क्या? ये सोचने वाली बात, ये सोचने वाली बात है, ठीक। तो चलिए मैं आपको मतलब दिखाता हूँ, ठीक। दिखाता क्यों? मैं आपको फील कराता हूँ, फील, ठीक। कि ये जो 1 कूलम जो चार्ज होता है ना, ये आपका कितना बड़ा होता है, ठीक। ऐसे समझो,
कि हमने ना एक सिलिंड्रिकल पाइप ले लिया, ठीक? बस ध्यान से सुनते चलिए, ठीक? और समझते चलिए। फिजिक्स की एक खास बात आपको पता है? फिजिक्स की एक बहुत खास बात कि फिजिक्स ना लॉजिकल होता है, ठीक? फिजिक्स में रटना नहीं पड़ता। फिजिक्स को बस देखो, समझो, काम बन गया, ठीक? देखिए, समझिए, समझ में अगर कॉन्सेप्ट आपको आ गया, जाइए 5-10 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करिए, काम खत्म। है कि नहीं? फिजिक्स क्या है ना, इधर का चीज़ है, दिमाग का। ये रटने-वटने से नहीं होगा, ठीक? अगर कोई है यहाँ पर हमारा कोई साथी, कोई बंधु, ठीक? जो रटने की सोच रहा होगा कि चलो फिजिक्स को रट लेते हैं, ठीक? व्हाट 1 कूलम्ब क्या होता है रट लेते हैं, ठीक? क्वांटाइजेशन क्या होता है रट लेते हैं। मैं एक बात आपको बता दूँ, द मोमेंट यू स्टार्ट मगिंग अप द फिजिक्स, जिस समय आपने फिजिक्स को रटना शुरू किया ना, आप फिजिक्स से दूर हो गए, ठीक? आपको सब कुछ आ सकता है उसके बाद, लेकिन फिजिक्स नहीं आ सकता, क्योंकि फिजिक्स रट करके सीखा नहीं जा सकता, ठीक? फिजिक्स को समझा जाता है, फिजिक्स को फील किया जाता है, ओके? तो बस क्या है ना कि हम जो बातों को कह रहे हैं, उसे सुनिए, उसे समझिए, हाँ कि नहीं? हाउ बिग इज 1 कूलम? तो चलो हमने एक ना सिलिंड्रिकल पाइप ले लिया, ठीक? अब इस सिलिंड्रिकल पाइप से, ठीक, हम कह रहे हैं ना कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं। क्या बाहर आ रहे हैं आपके? इलेक्ट्रॉन्स। और लेट्स से 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, ठीक? 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं? 1 बिलियन, 1 बिलियन, ठीक? 1 बिलियन कोई छोटा नंबर नहीं होता। 1 बिलियन, 1 बिलियन का मतलब होता है आपका 10 टू द पावर 9। 1 बिलियन का मतलब क्या होता है? 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर 9 समझ रहे हैं ना? 10 टू द पावर 9 कितना बड़ा एक नंबर होता है, ठीक? तो उतने इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकंड में निकल रहे हैं, ठीक? तो जस्ट आपका ना, आपका जो टैंकर है, ठीक? लेट्स से आपका ना यहाँ ना एक टैंकर है जिसमें ना 1 कूलम्ब चार्ज रखा हुआ है। तो इस 1 कूलम्ब चार्ज को इस रेट से बाहर आने में कितना समय लग जाएगा? चलो हम लोग यही निकालते हैं। उससे हमें पता चल जाएगा ना कि 1 कूलम्ब चार्ज कितना होता है, ठीक? ऊपर छत के ऊपर हमने टंकी लगाई और टंकी में 1 कूलम्ब चार्ज डाल दिया, ठीक? अब ना नल खोल दिया, ठीक? अब नल से क्या हो रहा है? 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं हर सेकंड में, ठीक? तो बस वो जो 1 कूलम्ब चार्ज हमने ऊपर टंकी पे रखे हैं ना, ठीक? उसे खत्म होने में कितना समय लगेगा, ये हम लोग अपना निकालते हैं, ठीक? तो 1 सेकंड में, ठीक? इसको ऐसे समझो, एकदम सिंपल तरीके से, ठीक? कि 1 सेकंड में 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं, ठीक? 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं? 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक? तो 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ कितना चार्ज लेकर के आ रहे होंगे? तो अगर आप चार्ज की बात करिएगा कि 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक? मतलब चार्ज फ्लोन इन 1 सेकंड, ठीक? कि 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा होगा, तो वो हम लोग क्या करेंगे? Ne, ठीक? Q इक्वल टू Ne आपने पढ़ा है। हमारा n कितना है? 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं और 1 इलेक्ट्रॉन के साथ कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? 1.6 into 10 to the power minus 19, ओके? तो ये कितना हो गया आपको? ये आप डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, 1.6 into 10 to the power minus 10 कूलम्ब, हाँ कि नहीं? तो 1 सेकंड में आपका कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? 1.6 into 10 to the power minus 10 कूलम्ब। मतलब आप ये कह लो कि 1.6 into 10 to the power minus 10 कूलम्ब, ये कितने सेकंड में फ्लो कर रहा है? 1 सेकंड में। तो 1 कूलम्ब आपका कितने सेकंड में फ्लो करेगा? तो 1 by 1.6 into 10 to the power minus 10 सेकंड्स, ठीक? कि 1 कूलम्ब चार्ज को फ्लो करने में कितना सेकंड लग जाएगा? 1 by 1.6 into 10 to the power minus 10, ओके? तो 1 by 1.6 into 10 to the power minus 10, ठीक? ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 10 to the power 10 by 1.6, ओके? ये आपका कितना हो गया? 10 to the power 10 by 1.6, ओके? तो ये कितना होगा? तो ये तो सेकंड में है। चलिए थोड़ा-सा हम यूनिट्स को बड़ा कर देते हैं, ठीक? ये जो आपका जो 10 टू पावर 10 है,
10⁻10 तो 10 जीरो लगा दीजिए, ठीक। अभी ऐसे ही रहने देते हैं, डिवाइड बाय 1.6, ये सेकंड में है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सेकंड से मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो आपको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। आवर्स में करने के लिए फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर इंटू 24 कर दिए तो ये आपका क्या हो गया, डेज में आ गया, फिर 365 से डिवाइड कर दिए तो ईयर्स में आ गया, ठीक। तो मतलब क्या है कि एक कूलम चार्ज को फ्लो करने में इतने साल लगेंगे, मतलब 10⁻10/10, ठीक। तो चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 10 जीरो लगा लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। इतने डिवाइड बाय 1.6 इंटू 60 इंटू 16, ये आपको कितना हो जाएगा, तो ये कैलकुलेशन मैंने आपके लिए करके रखा है, 3600 इंटू 1.6 24 365, इट विल बिकम अराउंड 50457600, ओके। इतने इतना होगा, तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे, ठीक, मतलब आपका 10⁻10 डिवाइड बाय ये नंबर, इट कम्स अप्रोक्सीमेटली और 198 पॉइंट समथिंग ईयर्स। सोच रहे हो कि एक कूलम चार्ज को कितना, एक कूलम चार्ज को, ठीक, इस रेट से, मतलब 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड की रेट से फ्लो करने में भी आपको 200 साल लग जाएगा। 198 को तो आप 200 मान ही सकते हो, है कि नहीं। तो सोचो ये 1 कूलम कितना बड़ा यूनिट है, कितना बड़ा यूनिट है, इसलिए हर जगह पर, मैक्सिमम जगह पर हम लोग माइक्रो कूलम या फिर आपका नैनो कूलम, मिली कूलम, इसलिए हम लोग ये छोटी छोटी यूनिट जो है वो हम लोग यूज करते हैं। ओके, सो क्लियर हुआ सबको, ठीक। आई गेस ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कूलम को लेकर के, कि कूलम कितनी बड़ी यूनिट्स है, लोग समझ नहीं पाते, लोग इसको बेसिकली क्वांटिफाई नहीं कर पाते हैं कि ये कितना बड़ा यूनिट है, ठीक। तो क्योंकि अभी थोड़ा देर थोड़ा आगे आप जाकर के पढ़ोगे तो आप हर जगह देखोगे कूलम की जगह ना माइक्रो कूलम लिखा होता है, तो लोग सोचते हैं कि माइक्रो कूलम, माइक्रो क्यों यूज करें, तो इसलिए यूज करते हैं क्योंकि 1 कूलम इज ए वेरी बिग यूनिट, ठीक। कितना बड़ा हो सकता है कि अगर एक टंकी में हमने 1 कूलम चार्ज रख दिया ना, और 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स भी अगर फ्लो करवाए एक सेकंड में, तब भी 200 साल लगेंगे एक कूलम चार्ज को खत्म होने में। समझ रहे हो बात को, है कि नहीं। दीज ऑल आर साइंस, फिजिक्स, है कि नहीं। तो आई गेस यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा, है कि नहीं। तो बेसिकली चार्ज में ना, आपको जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसमें आपका कुछ ये सब आपको थोड़ा जानना होता है, ठीक। इससे क्या होता है ना, थोड़ा सा आपको चार्ज के बारे में पता चलता है, थोड़ा सा जो क्वांटाइजेशन वाला चीज है उसके बारे में पता चलता है, थोड़ा सा आपको चार्जिंग के बारे में पता चलता है, हाँ कि ना, और भी कई सारी चीजें जो आपको पता चलते हैं, ठीक। तो आई गेस अगर यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है तो हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रॉब्लम की तरफ, ठीक। प्रॉब्लम आपके सामने है, मैं उसको एक बार रीड आउट करता हूँ कि एक कॉपर एटम है। ध्यान से सुनिएगा, बस ध्यान से सुनो ना, ध्यान से सुनो, उसको बस समझने का कोशिश करो, ठीक। एक कॉपर एटम है एंड इट कंसिस्ट ऑफ कॉपर न्यूक्लियस सराउंडेड बाय 29 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। क्या है, एक कॉपर एटम है एंड न्यूक्लियस सराउंडेड बाय 29 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। तो आपको क्या बोला गया है कि एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर इज 63.5 ग्राम पर मोल। Let us not take two pieces of copper, each weighing 10 gram, and transfer one electron from one piece to another for every 1000 atoms in that piece. Then calculate the magnitude of charge on each piece. ठीक, आपको ये बोल रहा है कि आपके पास दो कॉपर के मेटल्स है, ठीक, दो, ये भी आपका 10 ग्राम का है और ये भी आपका 10 ग्राम का है, ठीक। ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, ठीक, कि एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर इज 63.5 ग्राम, मतलब आपको इसमें मोलर मास इसका दे रखा है, ठीक। कितना दे रखा है आपको, 63.5 ग्राम, ठीक। आपको बोल दिया लेट अस नॉट टेक टू पीसेस ऑफ कॉपर ईच वेइंग 10 ग्राम, क्लियर है। एंड ट्रांसफर वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पीस टू अनदर फॉर एवरी 1000 एटम्स, ठीक। मतलब सपोज ये आपका ए है, ये आपका बी है, ठीक। तो आप ए से बी में एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे 4000 पर 1000 एटम्स, ठीक।
एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे पर 1000 एटम्स, ठीक। देन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इन ईच पीस, ठीक। तो दोनों पीस पे चार्ज कितना आएगा, ठीक। एकदम एकदम सिंपल करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंपल करके सोचते हैं इसको, ठीक। कि 10 ग्राम का कॉपर है, ठीक, 1000 एटम पे एक इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं कि इसमें एटम, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। अब नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए यहाँ पर मुझे चलना पड़ेगा, थोड़ा सा जाना पड़ेगा किसमें, केमिस्ट्री में, आगे नहीं। तो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा मोल्स, पढ़े हैं ना सब कोई? ठीक। तो सबको पता होगा कि नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं निकालने के लिए, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट, ठीक। कितना आपको वेट दिया हुआ है, 10 ग्राम। एटॉमिक वेट कितना है आपको, 63.5 ग्राम, ठीक। तो इससे क्या आ गया आपको, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक। तो नंबर ऑफ मोल्स आने के बाद, ठीक, हम लोग क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक। तो आप सबको पता होगा कि नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ मोल्स जो भी आ गया आपका 10/63.5, इसको आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, किससे, एवोगैड्रो नंबर से, ठीक। तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिल जाएगा, आपको नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे, ठीक। तो नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएगा, 10/63.5 इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10^23, सिंपल, ठीक। तो ये इससे आपको क्या मिल जाएगा, इससे आपको नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे, ठीक। तो ये आप सॉल्व करिए इसको, ये आपको सॉल्व करके कितना मिल जाएगा, 10/63.5 इंटू 6.023 इंटू 10^23, ओके। तो आप डायरेक्टली इस टाइप का न्यूमेरिकल जब भी आपको मिले, ठीक, तो आप डायरेक्टली ना ऐसा सॉल्व करेंगे, जो सॉलिड पार्ट्स है उनको पहले सॉल्व करने का कोशिश करिए, ठीक। तो अगर यहाँ पर आप इसको इसको आप 6023/63.5 इंटू 10 टू द पावर, आप इसको 21 भी तो लिख सकते हैं, ठीक। तो ये आपको कितना हो जाएगा, 6023/63.5 इंटू 10^21, ये आपको हो जाएगा कुछ 94.85 इंटू 10 टू द पावर आपका 23, 21, ओके। सो यहाँ से आप इसको बोल सकते हैं, ये हो जाएगा आपको 9.485 इंटू 10 टू द पावर आपका 22, ठीक। तो इतने नंबर ऑफ एटम्स आ गए, ये क्या आ गए आपके, ये आपके क्या है, इतना नंबर ऑफ एटम, ठीक। 1000 एटम के लिए एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे आप, 1000 एटम्स के लिए एक इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कितना हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, वो कितना हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो 1000 एटम पे एक इलेक्ट्रॉन था ना, तो बाई 1000 कर दीजिए, तो 9.485 इंटू 10 टू द पावर 22 डिवाइड बाई 1000, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 9.485 इंटू 10 टू द पावर 19, ओके। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या होंगे, ट्रांसफर किए जाएंगे एक कॉपर एलिमेंट से। आपका जो एक जो दो ब्लॉक्स आपने लिए थे 10-10 ग्राम का, तो एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में आपका इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ट्रांसफर किए जाएंगे। तो चार्ज जो ट्रांसफर होगा, क्योंकि फाइनली आपसे क्या पूछा गया है कि दोनों पीसेस पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या आएगा, तो चार्ज क्या आ जाएगा, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स है तो चार्ज क्यू विल बी इक्वल टू एनी सिंपल क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लगा दीजिए कि इतने इलेक्ट्रॉन्स है भैया। अब एक इलेक्ट्रॉन्स पे हम सबको पता है कि 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, तो इतने पे कितना हो जाएगा, तो बस कर दीजिए, ठीक। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 9.485 इंटू 10^19 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक पे कितना होता है, 1.6 इंटू 10^-19, ओके। तो ये तो सिंपली आपको क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो ये आपको कितना मिल जाएगा, 9.485 इंटू 1.6, ये आपको क्या मिल जाएगा, 9.485 इंटू 1.6, और ये आपको एग्जैक्टली आ जाएगा 15 पॉइंट समथिंग, ठीक। 7 आएगा, आई थिंक 15.7 कूलम, ठीक। सॉल्व करके एक बार देख लीजिएगा आपको, हाँ कि नहीं। तो समझ रहे हैं ना कि मैंने किया क्या, मेथड सबको समझ में आया। तो देख रहे हैं ना कि सिर्फ चार्ज से भी आपके अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स बन सकते हैं, हाँ कि नहीं। यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, इसमें थोड़ी सी ना केमिस्ट्री घुसा दी,
थोड़ा सा ना मोल्स घुसा दिया, ठीक, और एक देखो एक नया प्रॉब्लम बन करके आ गया, हाँ कि नहीं? हालांकि प्रॉब्लम डिफिकल्ट नहीं है। इस टाइप के प्रॉब्लम प्रॉब्लम को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स मिक्स कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम बोलते हैं ना, जिसमें दो तीन कॉन्सेप्ट को मिक्स करता है। यहाँ पर भी क्या मिक्स किया, यहाँ पर एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लिया, ठीक, उसके बाद क्या लिया, मोल्स लिया, ठीक, नंबर ऑफ मोल्स, उसके बाद क्या किया, नंबर ऑफ एटम्स का जो फॉर्मूला होता है उसको लिया, ठीक, तीनों को लिया, खिचड़ी बनाई और खिचड़ी बना करके आपको एक प्रॉब्लम ऐसे दे दिया, ठीक। अब ये प्रॉब्लम तो वही सॉल्व कर पाएगा ना जिसको सारे के सारे तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, हाँ कि नहीं? तो जेई में आपको इस तरह के मिक्स्ड कॉन्सेप्ट टाइप्स काफी मिलते हैं। ओके, इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपको काफी मिलेंगे, ठीक। आपको क्या करना है, आपको बस प्रैक्टिस करना है। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर योर रैंक विल बी। ओके, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा रैंक आपका उतना ही बेहतरीन, उतना ही अच्छा आएगा, हाँ कि नहीं? ठीक। मुझे 5 साल जब मैं आईआईटी में रहा था, ठीक, मैंने बीटेक भी वहीं से करी, एमटेक भी करी, ठीक। 5 साल में मैं जितने भी हमेशा मतलब समझ रहे हो कि आईआईटीएंस के बीच ही मतलब हमारा उतना साल गुजरा, ठीक। कोई भी आईआईटीएन आपका कामचोर नहीं था, सबका सब बहुत मेहनती था, बहुत हार्ड वर्किंग था, ठीक। ये सिर्फ और सिर्फ उनका जो आपका जो रैंक होता है ना, वो सिर्फ आपका हार्ड वर्क दिला सकता है आपको एक बहुत अच्छा रैंक, एक बहुत अच्छा कॉलेज। जितना ज्यादा हार्ड वर्क करेगा, जितना ज्यादा नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करेगा, उतना ज्यादा आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा, उतना ज्यादा आपकी एक्यूरेसी रही होगी ना। जितना ज्यादा एक्यूरेसी रहेगा, जितना ज्यादा कैलकुलेशन आपका फास्ट रहेगा, आप उतना ज्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिएगा, उतना ज्यादा आपका स्कोर आएगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक। लेकिन इस चीज के लिए आपको क्या चाहिए, आपको काफी ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, ठीक। तो खैर ये तो अभी मैंने आपको सिर्फ चार्ज के बारे में बताया, चार्ज से रिलेटेड मैंने आपको न्यूमेरिकल्स कराया, हाँ कि नहीं? जबकि इलेक्ट्रोस्टैट्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैट्स अगर आप क्लास 11-12 को कंबाइन कर लोगे, बल्कि आप पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को भी अगर कंबाइन कर लेते हो ना, तो इलेक्ट्रोस्टैट्स आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका इलेक्ट्रोस्टैट्स होता है। अगर इलेक्ट्रोस्टैट्स आपका तगड़ा हो गया ना, ठीक, तो फिर आपका सारा का सारा फिजिक्स का चैप्टर ना बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक। और काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपके इलेक्ट्रोस्टैट से आते हैं, ठीक, क्योंकि इसमें ना काफी ज्यादा मिक्स्ड कॉन्सेप्ट, बहुत बहुत कुछ है इलेक्ट्रोस्टैट्स में, अभी आप लोग धीरे धीरे पढ़ोगे, ठीक। तो चलिए मैं आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ, ठीक। हम लोग फिर से मिलेंगे अगली क्लास में, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास, जहां पर मैं इससे आगे की न्यूमेरिकल्स आपको कराऊंगा, ठीक। तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय, ओके, हैप्पी लर्निंग, ओके।